अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। इलियास आदमी साहब, आपके ताल्लुक से एक बात ये कही जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद आपको भाजपा ज्वाइन कराना चाहते थे और ये चाहते थे कि आप भाजपा में मंत्री बने। ये बात कहाँ तक सच है? अटल जी चाहते थे, मैं नहीं चाहता था। अटल जी चाहते थे, उन्होंने बुलाया, मुझसे बात की, लेकिन मैंने कहा कि मैं ज़िंदगी भर, मैंने कहा आपके ऊपर मुझको एतमाद हो सकता है लेकिन आरएसएस पर नहीं हो सकता। और बहरहाल आरएसएस के अंडर में आप आज भी हैं, कल भी रहना पड़ेगा। अपर हैंड उसका है। तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकता हूँ, आप सपोर्ट दें, सपोर्ट ले सकता हूँ, लेकिन मैं कमल के फूल के निशान पर चुनाव नहीं लड़ सकता। यही है। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी? कौन से असबाब अवामिल थे? वही जो मेरी 2 तकरीरें हुई, एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पर और एक कॉमन सिविल कोड पर। तो अटल जी ने मुझसे बताया कि भाई, जो हमारे लिए जज्बाती मसला था, जिस पर हमारे मेंबरान मरने मारने की बात करते थे, उन्हीं 2 मसलों पर आपकी तकरीर के बाद 50 मेंबरान हमसे मिले और कहने लगे कि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है कॉमन सिविल कोड में। और बांग्लादेशी घुसपैठिया पर तो पार्लियामेंट इतना ज़्यादा संतुष्ट हो गई आपकी तकरीर पर कि शायद बांग्लादेशी घुसपैठिया अब पार्लियामेंट के बहस का मौजू न बन पावे। तो हमको ऐसे मुसलमान की ज़रूरत है जो मुसलमानों के मसाइल को सही ढंग से समझता भी हो और उस पर डट के लड़े, लेकिन आपकी भाषा में लड़े, बनात वाला की भाषा में नहीं। भाषा से भी फ़र्क पड़ जाता है। बनात वाला की भाषा में अगर आप लड़ेंगे तो हिंदू मेंबरान मरने मारने पर उतर आएंगे। आपकी भाषा में अगर लड़ाई लड़ी जाए तो हिंदू मेंबरान आके हमसे कहेंगे कि उस मुद्दे को ही ख़त्म कर दीजिए। तो इसलिए आपकी ज़रूरत है, लेकिन मैं उस पर राज़ी नहीं हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठिया क्या मसला था? उस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठिया मुल्क का सबसे बड़ा मसला था। हर तरफ बांग्लादेशी, हर मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिया। उस पर पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पर बहस हो गई और आधा घंटे की बहस रख दी संगमा ने। तो उस पर जो मैंने तकरीर की थी, उसका लुब-ए-लुबाब यह था कि इंसान हमेशा बेहतर ज़िंदगी की तलाश में पलायन करता रहा है। कदीम ज़माने में आर्यन रेस की उत्पत्ति ईरान, इराक, आर्मीनिया, अज़रबैजान में हुई। उस इलाके में ये बेसिक तौर पर चरवाहे थे, पशुपालक थे। उस इलाके में जंगलात, नदियों की कमी है और चरागाहों की। तो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में उनका एक हिस्सा भारत की तरफ आया, जहाँ नदियों, जंगलों, चरागाहों की बहुतायत थी। उसका एक हिस्सा यूरोप की तरफ गया, उसने यूरोप को आबाद किया। तो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इंसान हमेशा पलायन करता रहा है। अभी कुछ बरस पहले मेरे बचपन में अरब आते थे हमारे यहाँ भीख मांगने। उनको अरब समझ के रसूल की सरजमीन का आदमी होने के नाते लोग कुछ ज़्यादा भीख देते थे। तो भीख मांगने आते थे। वो अपनी लड़कियां लाके हैदराबाद में बड़े बड़े अधिकारियों को ब्याह देते थे, नौजवान लड़कियां बूढ़ों से। अब मामला उलट गया, पैसा वहाँ हो गया, गरीबी हमारे यहाँ हो गई। तो अब वो यहाँ से लड़कियाँ ले जाते हैं, और जब कोई शेख लड़की ले जाता है तो हम यहाँ पार्लियामेंट में भी चिल्लाते हैं कि शेख हमारी लड़की भगा ले गया। हालांकि ये सिलसिला सदियों से जारी है। कोई नया शेख नहीं भगा के ले जा रहा है लड़की, न ज़बरदस्ती कोई किसी को उठा के ले जा रहा है, लेकिन हम शोर मचाते हैं। ठीक है, हमारा एक कौमी जज्बा है, हम नहीं चाहते कि हमारी लड़की कोई दूसरा ले जाए। तो
और जो लोग अपनी लड़कियों की शादियां कर रहे हैं उनसे सदियों पुराने उनकी रिश्तेदारियां भी हैं। बहरहाल तो मैंने इसी पर जोर दिया कि इंसान बेहतर ज़िंदगी की तलाश में पलायन करता रहा है। इलियास आदमी साहब, पार्लियामेंट में एक मौका ऐसा भी आया था जब अटल बिहारी बनाम इलियास आदमी एक डिबेट शुरू हो गई थी आर्टिकल 341 पे। हाँ। नीतीश कुमार ने उसमें इंटरवीन किया और अभी जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए उसके हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष भी किए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई से वो रिकॉर्ड और नीतीश कुमार की तकरीर निकाल के मीटिंगों में चलाई और उसमें यही था कि आरजेडी के किसी मेंबर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में ये कहा कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, उनको कहीं पूरे दफ्तर में एक मुसलमान नहीं कर्मचारी मिलता, तो उनको कुछ आरक्षण मिलना चाहिए। तो उस पर अटल जी ने मुदाखलत की और ये कहा कि मुसलमानों को सुविधाएं दी जाएं, उनको भर्ती किया जाए, मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैंने अटल जी से कहा कि अटल जी, ये सच्चाई है कि मेरी कौम के कुछ लोग धर्म के आधार पर आरक्षण मांगते हैं और ये भी सही है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं कि आप 5 लाख का मजमा बुलाइए, भाजपा का झंडा लगाइए और मैं मंच पर आकर धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करूंगा। उसकी सज़ा मुझको हो सकता है मेरी कौम दे, लेकिन मैं वो सज़ा भुगतने के लिए मेरी कौम की सोच ये गलत है धर्म के आधार पर आरक्षण की। लेकिन आप भी मर्द की तरह बात कीजिए, धर्म के आधार पर ही सारा आरक्षण चल रहा है दलितों का। तो धर्म के आधार जो डाला गया है दलितों के आरक्षण में, उसका विरोध कीजिए, उसको निकालने का मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उसका विरोध कीजिए और मैं आपके मंच पर आकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध करूंगा। तो अटल जी बिल्कुल सन्न रह गए। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मुद्दे को उठाया जा सकता है। उसमें नीतीश कुमार ने ये कहा कि मैं तायद करता हूँ, धर्म बदलने से जात नहीं बदलती। मैं कुर्मी हूँ जात का, अगर मैं हिंदू धर्म छोड़ दूँ तब भी मैं कुर्मी का कुर्मी ही रहूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा मेरे लिए, मैं पंडित जी नहीं हो जाऊँगा। तो जिन लोगों ने जिनके बाप दादा ने कभी धर्म बदल दिया था, उन्होंने तायद की और उससे काफ़ी बल मिला और फिर रास्ता खुल गया कि हर सेशन में इस मामले को उठाया जाए। मैंने हर सेशन में उठाया और एक नेशनल इशू बन गया। फिर सच्चर कमेटी बन गई, फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन बन गया, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आ गई, फिर रिपोर्ट काका साहब का लेकर और मंडल आयोग की तरह कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने चूतर के नीचे दबा लिया। फिर वो फ्रैंकलिन नाम का एक क्रिश्चियन लड़का था, वो कांग्रेस को नहीं समझ पाया और वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। अगर मुझसे मिला होता तो मैं उसको मना करता कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी दिलचस्पी नहीं होगी कि वो बिना सरकार के जवाब दिए इस मामले को चलावे, और जब तक नेहरू परिवार मौजूद है तब तक कोई सरकार यहाँ नहीं ऐसी बनेगी जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय बता दे। और वही हुआ आज तक। फिर मोदी के आने के बाद राय बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि कानूनी, अखलाकी, इंसानी किसी भी नुक्ते नज़र से देखो कि मुस्लिम धोबी आज भी घाट पर कपड़े धो रहा है, हिंदू धोबी IAS बना हुआ है। मुस्लिम मेहतर आज भी नालियाँ साफ कर रहा है और हिंदू मेहतर IAS IPS बना हुआ है। मुस्लिम बुनकर आज भी खटाखट जिधर जाइए उनके मालूम से आवाज़ आती है, कपड़े बुन रहा है। लेकिन हिंदू बुनकर की वो हालत नहीं है। हमारे सम्मानित राष्ट्रपति जी
उसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू बुनकर हैं। शायद अगर वो मुस्लिम बुनकर होते तो इस मुकाम पर न पहुंचते जहां पहुंच गए हैं। सारी बातें जो रखी तो पूरे पार्लियामेंट का इसको सपोर्ट मिला और उसके बाद से 341 एक राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गया।